देख रहे हैं प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। तो देखिए यूनिट नंबर 8 जो कि प्रोस्पेक्टस का है, और जो बच्चे इग्नू का BCOC 135 दे रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका पक्का आता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम मनीष है और मैं आपके लिए जो है इग्नू से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी वीडियोस जो है वो भी अपलोड करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है मेरा जो टारगेट है वो है फ़िलहाल इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो बुक है उनसे एक्सप्लेनेशन जो है आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आप अच्छे से उसको अपने एग्ज़ाम में लिख सकें और बेस्ट से बेस्ट जो है आप हो सकें। तो इसी सीरीज़ में आपका यूनिट नंबर 8 है और ये ब्लॉक नंबर आपका 2 है। तो अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ उस बुक में से जो ब्लॉक सेकंड है उसमें यूनिट 8 प्रोस्पेक्टस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है कि यहाँ एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये इसे आप मार्क कर लीजिए, आपके पास बुक है। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहली चीज़ प्रोस्पेक्टस होती क्या है एंड दूसरा उसका क्या इम्पॉर्टेंस है। तो अगर आप सिंपल सा अगर मेरे से पूछें कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, तो मैं आपको सिंपल सा एक कहानी सुनाऊं कि देखिए प्रोस्पेक्टस जो है एक 5 से 6 पेज का जो है एक बुक होता है, जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल दी हुई होती है कि कंपनी ने पिछले 3 साल में क्या प्रॉफिट कमाया, कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मीटिंग कब रख जाती है, यानी एवरीथिंग जो कि एक कंपनी के बारे में जानना चाहिए वो सभी उस बुक में मेंशन होता है, और उसी बुक को हम जो है एज अ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है कि अ प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 2 clause 70 मीन एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशू एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस या सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू ऑफर फ्रॉम द पब्लिक। यानी किसी भी टाइप का नोटिस हो या सर्कुलर हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर पब्लिक के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं ताकि वो सब्सक्रिप्शन या परचेज़ कर सके उनकी कंपनी के शेयर्स को, तो उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही मीनिंग के हिसाब से जो मैंने आपको कहा, और आप इस चीज़ को एक बार नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये केसेस हैं, ये बीच में ना केसेस दिए हुए हैं, अगर आपके पास बुक है तो एक बार केसेस पढ़ लेना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। मीनिंग है, मीनिंग आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं कॉर्पोरेट तक, तो लास्ट जो है आपको कॉर्पोरेट तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मीनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो नेक्स्ट आपका जो है देखिए, तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होते हैं इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन इन प्रोस्पेक्टस, यानी आपको जो है प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, नंबर 1। दूसरा रिपोर्ट टू बी सेट इन अ प्रोस्पेक्टस, रिपोर्ट वगैरह मेंशन की जाती है, प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें या और भी चीज़ें। डिक्लेरेशन इज़ टू बी मेड, डिक्लेरेशन हो गया या कोई अदर मैटर हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें मेंशन की जाती है। अब 1 बाय 1 जो है यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके का डिक्लेरेशन है एंड अदर कौन से मैटर हैं, ये सभी जो है प्रोस्पेक्टस में गिवन होते हैं। तो एक बार आप इसे रीड आउट कर सकते हो, जिसमें इसमें अगर मैं पहला ही पढ़ूँ कि रिक्वायर प्रोस्पेक्टेड टू बी डेटेड साइन एंड स्टेट सच अ इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कंसल्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस, डेट, साइन सब कुछ मेंशन होता है, और डिक्लेरेशन कहाँ से डिक्लेयर किया जाता है ये भी चीज़ें इसमें देखी गई है। तो क्या क्या स्टेटमेंट इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है, ये सब मीनिंग के अंदर आता है।
तो अगर आपसे 5 नंबर में मीनिंग पूछता है तो आप तो बस यहाँ तक ऊपर की मीनिंग ही आपके लिए बहुत है, जितना आपने ऊपर पढ़ा है मीनिंग के तौर पे ये। और आप चाहो तो ये केसेस वगैरह पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा और इसमें बढ़ाना है तो आप कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अभी मैं इम्पोर्टेंस पे आया नहीं हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंस भी आपको उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे क्या है कि इसमें लिखा है कि किस चीज़ों को हम उसमें शो नहीं करते, एग्जाम्प्ट है इसमें, ठीक है। तो कह रहा है स्टेटमेंट दैट गिवन एंड नॉट विदड्रॉन हिज कंसेंट देयर इज़ इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस एक्सेप्शन, यानी कुछ चीज़ें हैं जिनको प्रोस्पेक्टस में शो नहीं किया जाता, वो ये हैं आपके, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे। भाई इम्पोर्टेंस भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो भाई इम्पोर्टेंस को क्यों ना हम देखें। तो कहाँ है भाई इम्पोर्टेंस, लग रहा है इम्पोर्टेंस ढूंढना पड़ेगा भाई। चलो कहीं मिलेगा तो हम इसमें ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं ऊपर ही मिलेगा अगर इम्पोर्टेंस इसमें मिलता है। यहाँ तो लिखा है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें हैं ये आपके इम्पोर्टेंस में भी काम आ जाएंगी, यानी जो आप यहाँ पे पढ़ोगे इसमें इम्पोर्टेंस में भी आपके काम आ सकती है। और अदरवाइज़ आप जो है इसे गूगल कर सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंटेंट के बारे में मैंने डिक्लेयर पहले ही कर दिया है कि कंटेंट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस, यानी क्या क्या प्रोस्पेक्टस में रिक्वायर होता है। एक तो डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि इसको कब लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये होता है। दूसरा आपका होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि ये कब रजिस्टर्ड किया गया। तो इनको एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद एक जो है, हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रोस्पेक्टस जो है किसी तरीके का कॉन्ट्रावेंशन है या फिर सेवल है, ठीक है ना, अफोरसेड या प्रोविज़न सेक्शन जो 26 है, अगर उस पे अकॉर्डिंग नहीं बना है तो द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन 50,000 रुपीज़, ठीक है। और ये एक्सटेंड भी हो सकता है 3 लाख तक का। एवरी पर्सन हु नो एज अ पार्टी इशू सच अ प्रोस्पेक्टस, यानी जिन जिन लोगों ने जो है ये प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया है उसको ये पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका पेनल्टी से रिलेटेड कि अगर क्या क्या चीज़ें होंगी। इम्प्रिजमेंट भी है, यानी सज़ा भी हो सकती है, और दोनों भी है।
एक टॉपिक आपने पढ़ना है कि व्हेन प्रोस्पेक्टस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशू, कब जो है प्रोस्पेक्टस जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। तो पहला कह रहा है प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको प्रोस्पेक्टस लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती। दूसरा पॉइंट जो है, इवन अ पब्लिक कंपनी नीड नॉट इशू प्रोस्पेक्टस इफ़ द प्रमोटर एंड डायरेक्टर फील दैट कैन बी मोबिलाइज रिसोर्सेज थ्रू द पर्सनल रिलेशन, यानी अगर वो चाहते हैं कि खुद से जो है उनके प्रमोटर एंड डायरेक्टर जो है उस चीज़ों को खुद ही शेयर को इशू करे, तो उसके लिए फिर प्रोस्पेक्टस की नीड नहीं है, वो अपने ही रिलेशन के रिगार्डिंग जो है वो इशू कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कि वेयर द शेयर और डिवेंचर आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ शेयर और डिवेंचर में वे ऑफ राइट या राइट इशू कह दो विदाउट राइट ऑफ रेम्यूनरेशन। कहने का मतलब अगर कोई भी पुराने शेयर होल्डर हैं उनको अगर हम शेयर दे रहे हैं या डिवेंचर दे रहे हैं तो उस केस में भी जो है आपको प्रोस्पेक्टस लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि वेयर द इशू रिलेट टू शेयर और डिवेंचर विच आर टू यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट विद द शेयर एंड डिवेंचर प्रीवियसली इशू एंड डेल्ट द क्विट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर कोई भी पुराने शेयर और डिवेंचर जो हैं यूनिफॉर्म रिस्पेक्ट में जो है डेल्ट टू क्विटेड यानी कि वो छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में भी जो है आपको प्रोस्पेक्टस लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं इस केस में जो है आपको प्रोस्पेक्टस लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आपने ये पढ़ा था, यस, यहाँ से आपका एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एक होता है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको भी थोड़ा सा आपने देखना है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन प्रोस्पेक्टस इज रिस्पेक्ट विच द सिक्योरिटी क्लास सिक्योरिटी इंक्लूड देयर इन इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन इज़ वन एंड मोर issue over the certain period without issue of further prospectus explanation on this। कहने का मतलब ये है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस मे बी इशू बाय एनी क्लास या क्लासेस ऑफ द कंपनी एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मे बी प्रोवाइड रेगुलेशन इन बिहाफ, ठीक है, एंड राइजिंग द फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक मीन्स द वेरियस सिक्योरिटी इज अ टाइम ऑफ कंपनी प्रोसेस। Every time any such a issue come and fresh prospectus is required to be filed, although it is the reputedly matter and the procedural aspect take a lot of time। क्या होता है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या करते हैं, अगर आप जो है टाइम टू टाइम शेयर इशू कर रहे हो एक से ज़्यादा बार, ठीक है, सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि एक से ज़्यादा बार अगर आप शेयर को इशू कर रहे हो तो फिर आपको क्या होता है ना कि बार बार आपको प्रोस्पेक्टस जो है बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाते हैं तो आप जो है एक से ज़्यादा टाइम जो है आप जो है इशू कर सकते हैं विदाउट फर्दर प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेनेशन के, ठीक है, आपको फिर कोई नया प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब आ जाते हैं दूसरा, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें कहता है A company proposing the make a offer security may issue red hiring prospectus prior to issue of prospectus। Red hiring prospectus mean a prospectus which does not include, what not include, पहला complete particular and quantum of price of security include therein, and company proposing to issue of red hiring prospectus shall file it with the register at least 3 days prior the opening of subscription list on this। भाई ये कंपनी एक्ट 2013 में ये रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग जो है कुछ कंडीशन रखी गई है कि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जो है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। उसमें आपने प्राइस डिसाइड करना है कि सिक्योरिटी का यानी शेयर का प्राइस क्या होगा, एंड उसके बाद ये भी आपने बताना है कि ये, और इसे फाइल करने के लिए आपको कम से कम 30 दिन पहले जो है आपको बताना पड़ेगा। और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस कैरिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टस
एंड एनी वेरियस बिटवीन द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टर एंड प्रोस्पेक्टर शैल बी हाईलाइटेड द वेरियस प्रोस्पेक्टर। तो इसका मतलब है इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, टोटल कैपिटल, वेदर वे ऑफ डेट एंड शेयर कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल कितना रेज किया गया है, जिसे डेट से कितना किया गया और शेयर कैपिटल से कितना किया गया है। एंड ये भी बताया गया था कि द क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी का क्या है, यानी शेयर कितने पे क्लोज हुआ है, या एनी डिटेल नॉट इंक्लूड द रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड द रजिस्टर्ड सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ रेड हायरिंग से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस से चीज़ें थी जो आपको सीखनी थी। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अगर अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ कि कम से कम कितना लोगों की एप्लीकेशन आना चाहिए जिससे कंपनी जो है शेयर को इशू कर सके, उसे ही कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कि नॉट अलॉटमेंट एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर बी अनलेस द अमाउंट स्टेट द प्रोस्पेक्टस मिनिमम है। यानी अगर मिनिमम बता रखा है कि इतना अगर एप्लीकेशन आती है तो हम शेयर इशू करेंगे, अदरवाइज़ हम शेयर इशू नहीं करेंगे। आपने 12th में पढ़ा होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आती है तो इसीलिए वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी ने अगर इशू किए 1000 शेयर और एप्लीकेशन सिर्फ 900 की आई है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी एक खासियत है कि एक लिमिट तक मिनिमम माना जाता है, अगर मिनिमम और ज़्यादा कम हो गया तो कंपनी शेयर इशू नहीं करती है। तो ये प्रोस्पेक्टस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको कराए हैं और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी रहेंगी और आप भी एक बार तैयार करिए चीज़ों को। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम।